मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के आपका जो इलेक्टिव पेपर है कंटेम्प्रेरी इशूज ऑफ इंडियन एजुकेशन, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। अगर हम अपने जो पेपर है आपका कि शिक्षा के भारतीय शिक्षा के समकालीन मुद्दे, इसमें महिला सशक्तिकरण की जब हम बात कर रहे हैं या इसको हमने प्रकरण के रूप में अपने विषय में सम्मिलित किया है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति कुछ ना कुछ समाज में अलग होगी पुरुषों की अपेक्षा, तभी तो आज हम उसे एक समस्या के रूप में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण जो है उसके बाधक कारकों के बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। पहली बात तो जो महिलाओं की स्थिति है हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं इस एक तरह से नकारात्मकता को लिए हुए हैं कि महिलाएं हैं ये कार्य नहीं कर पाएंगी, और समाज में समानता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जब हम समता और न्याय की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा संविधान है उसने हमें समता का अधिकार दिया है कि सभी व्यक्ति जो नागरिक हैं भारत के वो एक समान है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमें उनके लिए कुछ ना कुछ कार्य और करना है, और उनके भविष्य के लिए या उनके अधिकारों के लिए हमें बात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण के बाधक कारक की, जिसमें से हम देखते हैं कि सामान्य रूप से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हम पढ़ते आए हैं प्राचीन स्वरूप से लेकर आज के समय तक। तो प्राचीन स्वरूप पर विचार किया जाए तो समाज में क्या था, एक तरह से लिंग भेद के आधार पर शिक्षा व्यवस्था की उपलब्धता थी। हमारे समाज में बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। समाज में पुरुष वर्ग की ही प्रधानता के कारण शिक्षा क्षेत्र में पुरुषों को ही प्रधानता थी। इसके अलावा बहुत से अनेक कारण थे जो कहीं ना कहीं आज की दृष्टि के अनुसार समाज में बालिकाओं को पराया धन कहकर क्या कहते हैं, माता पिता उनकी उपेक्षा करते हैं, और उनका मानना है कि लड़की ससुराल विदा होकर चली जाती है और माता पिता उसके धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उनकी शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो इस स्थिति में उसे शिक्षा प्रदान नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ वंश चलाने का उत्तरदायित्व भी पुत्र को ही दिया जाता है, इसलिए पुत्रियों के प्रति एक तरह से उपेक्षा का भाव हमारे समाज में रखा जाता है। वर्तमान समाज में आप देखते हैं कि यह जो एक रूढ़वादी परंपरा पहले से चली आ रही है आज भी कहीं ना कहीं बहुत व्याप्त है, जबकि हम शिक्षा के काफ़ी अच्छे पहलू में हैं, या कह दो कि पहले के समय की अपेक्षा आज की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है, फिर भी हमें इस तरह की विचारधारा वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि शिक्षित माता पिता भी इस तरह के विभेद उत्पन्न करते हैं बच्चों में। तो इस प्रकार की मानसिकता का विकास हमारे समाज में अनेक कारणों से हुआ है। आज उन्हीं कारणों की बात करेंगे। सबसे पहला तो पुरुष प्रधान समाज, बालिकाओं को कमजोर समझना, धार्मिक साहित्य का प्रभाव, बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक परंपराएं, नारी सम्मान का अभाव, व्यवहारिक रूप से समान अधिकार का प्रभाव, संघर्ष शक्ति का अभाव, नारी की संकीर्ण सोच, नारी की योग्यता पर संदेह, और समाज में बालिकाओं की बराबर संख्या का अभाव। ये कुछ मैंने मेन पॉइंट ये हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो पुरुष प्रधान समाज की यदि हम बात करें तो भारतीय समाज में पुरुष वर्ग की ही पूर्ण प्रधानता हम देखते हैं। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, संपूर्ण विश्व के कुछ स्थानों को छोड़कर पुरुष वर्ग की ही प्रधानता संपूर्ण संसार में हमें देखने को मिलती है। और इसी कारण हमने देखा कि प्राचीन काल से अब तक समाज में शिक्षा का अधिकार पुरुष वर्ग को ही रहा है। तो समाज में नारी और पुरुष दोनों के क्षेत्र विभाजित कर दिए गए कि पुरुष का क्षेत्र क्या है, घर के बाहर का है, और नारी का क्षेत्र घर के अंदर का है। इसलिए शिक्षा बाहरी क्षेत्र होने के कारण उसे पुरुष को ही प्राप्त करने का अधिकार है। तो नारी को घर के अंदर गृह गृहस्थी के काम करने हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उसे पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं किया गया। बालिकाओं को कमजोर समझने की परंपरा हमारे समाज में प्रारंभ से ही रही है। आप देखते हैं कि नारी को अबला समझते हैं, कमजोर समझते हैं, और जो पुरुष होता है वह स्वयं को शक्तिशाली समझता हुआ उसके ऊपर शासन करने की बात करता है। और ये चीज आज भी दृष्टिगोचर होती है कि जो नारियां हैं पुरुषों की तुलना में उन्हें कम वेतन दिया जाता है अगर वो कार्य क्षेत्र में कार्य करती हैं। समाज की यह भावना है कि नारी
शारीरिक रूप से कमजोर होती है। इस प्रकार की जो भ्रामक और निराधार धारणाएं हैं वो कहीं ना कहीं नारी को शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार प्राप्त होने नहीं देती है। तो बालिकाओं को सामान्य शिक्षा प्रदान करना अभिभावक का कर्तव्य होता है और बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए धन की कमी बताकर, अनेक ऋण बताकर अपने कर्तव्यों से क्या करते हैं, अभिभावक विमुख हो जाते हैं और इस तरह से उनकी शिक्षा में बाधा आती है। धार्मिक साहित्य में हम देखते हैं कि जो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ है उनमें कहीं ना कहीं इस प्रकार का वर्णन हमें मिलता है कि नारी को यदि हम क्या करेंगे, अधिक स्वतंत्रता दे देंगे तो वो बिगड़ जाएगी। नारी का जो कार्य क्षेत्र है सीमित करते हुए उसे पुरुष की आज्ञा का पालन करने की सलाह दी जाती है और पुरुष कितना भी अधर्मी हो, अत्याचारी हो, उसकी सेवा करना नारी का धर्म माना जाता है। ये हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि पुरुष जो जैसे कि लड़की है और अपने पति को क्या ईश्वर के समान माने, यानी कि वो कुछ भी करे उसे उसकी सेवा ही करनी है। इस प्रकार धार्मिक विचारधाराओं में भी लिंग भेद की समस्या को जन्म दिया और नारी को उसके उचित स्थान और शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा। समाज में हम देखते हैं कि बालिकाओं के प्रति नकारात्मक सोच है। बालिकाओं के जन्म से लेकर अभिभावक क्या करते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अगर बालिकाओं का जन्म घर में हो जाता है, इनकी शादी विवाह की चिंता जन्म से ही करने लगते हैं उनके परिवारजन और आवश्यकता से अधिक धन अब खर्च करना होगा हमें। इसके बाद भी बालिकाओं के ससुराल वाले क्या करेंगे, उनको दुखी रखते हैं और जो अभिभावक है उनको आजीवन कष्ट सहना पड़ता है। इस तरह की व्याप्त हमारे समाज में समस्याओं के कारण या नकारात्मक विचारों के कारण बहुत से अभिभावक क्या करते हैं, गर्भ में ही बालिकाओं की हत्या करवा देते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो शेष अभिभावक है बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा शादी के लिए धन एकत्रित करते हैं और समय व्यतीत करते रहते हैं और इससे समाज में बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। इस तरह की परंपराएं हमारे समाज में कि कन्या पक्ष द्वारा धन देकर वर पक्ष को संतुष्ट करने की परंपरा है जो कि नारी शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अभिभावक बालिका की शिक्षा पर जो धन खर्च करना चाहता है उसे एकत्रित करके वह उसके विवाह पर खर्च करता है। आज के समय में हम देखते हैं कि यदि कोई लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहे और उसके माता पिता मतलब अच्छे घर परिवार से रिलेटेड कोई परिवार ढूंढ रहे हैं तो उनको दहेज में कितना सारा पैसा देना पड़ता है और ये पेरेंट्स और समाज उसको अपनी शान समझता है कि नहीं, हमने इतना धन खर्च किया शादी पर, यानी हम बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता शिक्षित अभिभावक भी बालिका को क्या करते हैं, जो आजकल के शिक्षित अभिभावक हैं वो भी बालिकाओं को समान शिक्षा प्रदान करके संतुष्ट हो जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि एक अच्छा परिवार ढूंढकर अच्छा पैसा खर्च करके बच्ची की शादी कर देना और कहीं ना कहीं इस तरह की जो मानसिकता है वह हमारे समाज में सामान्य शिक्षा नहीं ला पाती है। इस प्रकार की परंपराएं जो हैं वो बालिका शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। समाज में हम देखते हैं कि नारियों का सम्मान का आज भी अभाव है। समाज में पुरुष नारी से किसी कार्य में को संपन्न करने की सलाह नहीं लेता है। हम देखते हैं कहीं कहीं आजकल भी महिलाओं की उपेक्षा बहुत होती है, उनकी सलाह पर संदेह व्यक्त किया जाता है, उनमें बुद्धि का अभाव है। इस प्रकार की अनेक अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं। तो अनेक क्षेत्रों में हम देखते हैं कि नारी का सम्मान नहीं होता है। सरकार के प्रयास से नारी आरक्षण के अनुसार हम देखा आज के समय में कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जो जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी जाती हैं कि सरकार ने कहा कि भाई अब महिलाएं भी खड़ी होंगी, राजनीति में हिस्सा लेंगी। तो देखते हैं कि गाँवों में या शहरों में जैसे प्रधान मेयर या और भी कार्यों के लिए महिलाओं को चुना जाता है, लेकिन उनके चुनने के बाद क्या होता है, वो जो कार्य है उनका जो कार्यशैली है वो पुरुषों के द्वारा ही चलता है। यानी कि जो उनके घर के परिवारजन होते हैं, जो व्यक्ति होता है चाहे पिता हो या पति हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति शिक्षा में असमानता की स्थिति उत्पन्न करती है और नारी पुरुष के हाथ का एक तरह से खिलौना मात्र बनकर रह जाती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में समान व्यवहार की स्थिति का न होना सामाजिक व्यवहार में असमानता का अभाव है और संघर्ष शक्ति के अभाव के कारण भी नारी को समाज में उचित स्थान नहीं प्राप्त होता है। इससे समाज में नारी का सम्मान गिरता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसके साथ भेदभाव होता है।
नारी की संकीर्ण सोच भी कहीं न कहीं उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराती है। अनेक स्त्रियां क्या होती हैं, स्त्री होते हुए भी दूसरी स्त्री पर तंज कसना, या एक तरह से कह लो एक स्त्री होने के नाते गर्भ में ही अपनी पुत्री को उत्पन्न होने पर दुखी हो जाना, उनका पुत्र से मोह संबंध, इस प्रकार वे बालिकाओं के प्रति भेदभाव करने में तनिक भी संकोच नहीं करती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नारी की सोच भी उसको शिक्षा के क्षेत्र में पीछे कर देती है और स्वयं नारी आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करती है। बात अगर हम करें कि योग्यता पर, तो नारी की योग्यता पर समाज भी संदेह करता है और समाज के अनेक व्यक्ति अनेक भ्रामक उदाहरण, लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि नारी में पुरुष की तुलना की अपेक्षा योग्यता का अभाव है और ये चीज शिक्षा के क्षेत्र में असमानता की स्थिति को उत्पन्न करती है। सामान्य रूप से वर्तमान समय में आप देखें तो बालक बालिकाओं का जो अनुपात है वह समाज में बराबर नहीं है। बालिकाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि नारी अपने संघर्ष के लिए साहस एकत्रित नहीं कर पा रही है। भ्रूण हत्या की अनेक तकनीकों को अपनाया जा रहा है, बालिकाओं की संख्या कम करती जा रही है, इससे भी समाज में नारी को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भारतीय समाज की जो संरचना है वो पूर्णतः पुरुष केंद्रित है, इसलिए नारी को पुरुष कभी अपने समकक्ष नहीं देखना चाहता, परंतु यह समझता है कि शिक्षित नारी समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी है, घर की रोशनी है। तो हमें इन कारकों को दूर करते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाना है। इस टॉपिक को खत्म करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि किन शब्दों में दूं परिभाषा, हर शब्द तुझसे छोटा लगता है, सरस्वती सी ज्ञान की गंगा, लक्ष्मी का भंडार तुम ही हो, सुबह की बेला दिन की धूप, शाम